इज इंटरनेशनल लॉ वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये एक क्वेश्चन है जिसको कि हम आज इस वीडियो में है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ को वेनिसिंग पॉइंट है वो कौन से जूरिस्ट ने कहा है, या वेनिसिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस का आपस में क्या रिलेशन है, इनको यहाँ पर वेनिसिंग पॉइंट के तौर पर क्यों देखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या एक वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है या नहीं है, या ये किसके द्वारा कहे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें कि ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इज़ इंटरनेशनल लॉ वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, क्या ये वेनिसिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ का। तो ये जो लाइन है ये सबसे पहले कौन से जूरिस्ट ने यहाँ पर यूज़ की है, वो की है सबसे पहले थॉमस ई हॉलैंड ने, जो कि 1835 से 1926 में थे। तो इन जूरिस्ट ने इस डेफिनेशन को यहाँ पे है जो यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये एक एनालिटिकल जूरिस्ट थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर लॉ को एज ए कमांड ऑफ सॉवरन के तौर पर मानते थे। और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक लॉ नहीं है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, इज़ नॉट अ रियल लॉ, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वो जो कि आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि एज ए ये एनालिटिकल जूरिस्ट थे और ये लॉ को एज ए कमांड ऑफ सॉवरन मानते थे, जिसके पीछे इन्फोर्समेंट थी, वो सैंक्शन की थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये मानते थे। तो यहाँ पर जो वेनिसिंग पॉइंट जो टर्म यूज़ हुई है, क्या आपको उसका मीनिंग पता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दो, जिस तरह से मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें चलती हैं जो कि कभी भी मिलने वाली नहीं है, तो ये इसीलिए इनको दोनों को मतलब जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर क्या है, एक तरफ लगते हैं इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस, ये इन दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट मारते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वेनिसिंग पॉइंट एक तरह से जैसे पैरेलल लाइनें जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने को मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो होता है वेनिसिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो थॉमस हॉलैंड उसको वो कहते हैं। लेकिन अगर हम आज के प्रोस्पेक्टिव से देखें, 2 डेज़ के प्रोस्पेक्टिव से अगर इंटरनेशनल लॉ को देखें, तो ये एक नॉट ए टेनेबल स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि ये एक तर्कसंगत स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये आगे फर्दर देखते हैं। यहाँ पर जो हॉलैंड के द्वारा ये जो लाइंस है, ये वेनिशिंग पॉइंट जो वर्ड है, इनको यूज़ करने के पीछे का क्या कारण था कि ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो पैरेलल है किसके, जूरिस्प्रूडेंस के, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टिंक्ट है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। और ये ऐसे हैं भी कभी भी मिलने वाले नहीं हैं, और किसी पॉइंट पे जाकर कि प्रतीत होते हैं भी, यहाँ ये अपीयर होते हैं कि ये मिलेंगे, लेकिन इन रियल में ये नहीं मिलते एज पर दी हॉलैंड। तो इसीलिए इन्होंने इसको वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ को कहा है। तो इसी आधार पर ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इनको जो लॉ है उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के पीछे ना ही तो कोई सॉवरन अथॉरिटी है, ना ही किसी तरह की कोई इन्फोर्समेंट के लिए सैंक्शन है इन केस अगर कोई वॉयलेशन होता है उन रूल्स का। तो इस आधार पर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा। और जूरिस्प्रूडेंस आपको पता ही है एक स्टडी ऑफ लॉ है, तो इस तरह से इनको वेनिसिंग पॉइंट डिक्लेयर करके एक दूसरे से डिस्टिंक्ट कर दिया। और इन्होंने क्या कहा है कि अपनी जो ये स्टेटमेंट है उसको एक तरह से होल्डिंग करने के लिए उसके पीछे क्या रीज़न दिया गया है कि जो वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसमें क्या लैक करता है। एक तो आर्बिट्रेटर है उसका यहाँ पे लैक है, जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी के बीच में, तो उस टाइम जो ओपिनियन है या किसी तरह से उनको सोल्व करना है तो उसके रिगार्डिंग कोई आर्बिट्रेटर नहीं है। तो इस तरह से है जो हॉलैंड ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको किसी तरह से होल्ड करने की कोशिश की है। तो अब अगर हम इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसके उस टाइम माने, अगर उसके टाइम के आधार से माने, तो यहाँ पर जो हॉलैंड की जो ये डेफिनेशन कहें या ये स्टेटमेंट कहें तो वो क्या है, करेक्ट है।
करेक्ट है एज पर दी दैट टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग। बट नाउ डेज, आज के जो प्रेजेंट टाइम की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये है जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नॉट टेनेबल, यानी कि एक तर्क संगत नहीं है। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक अथॉरिटीज़ एक तरह से है जो लेजिस्लेशन है लॉ को, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर इसको इन्फोर्स करने के लिए इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। वो एक जुडिशरी भी यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ को एक लॉ के तौर पर डिक्लेयर करती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है हॉलैंड के द्वारा उस टाइम में दी गई थी वो क्या है, नॉट टेनेबल। ठीक है, वो एक तरह से तर्क संगत नहीं है और आज के टाइम पे ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। आई होप कि जो आपको ये पॉइंट है इंटरनेशनल लॉ बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी जो है इस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो क्लियर हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो है तो जो आप तक पहुँच सके। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आपका नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।